का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और जैसे कि आप लोग के महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता कराए होंगे, जिसमें संभवतः कुछ निश्चित समय दिए रहे होंगे आप लोगों को। तो कल हम हमारे कॉलेज में करवाए थे, उसमें 4 मिनट दिए थे। तो चाहो तो उसको और 5 मिनट कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं 5 मिनट। भाषण का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। संभवतः सभी महाविद्यालय में यह होगा जी सर, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको जो भी भाषण प्रस्तुत करना है वो जो है विश्लेषण युक्त होना चाहिए कि उसका जो है युवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह कार्यक्रम आयोजित है भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो उसका युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, कितने वो कारगर हैं, ठीक है। इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ना कि स्लेब को बताना है कि 5+3 3+4 है, 10+2 समाप्त कर दिया। ये जो कॉमन चीज है समाज पर या युवाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर ज्यादा विश्लेषण करना। और आप लोग बेहतर से बेहतर इस पर जो है विश्लेषण करने का प्रयास करें, क्योंकि ये नीति जो है लागू होना है। तो इस नीति के संदर्भ में आप लोग कितने जागरूक हैं, कितने आप लोग के लिए फायदेमंद है, इसमें क्या कमियां हैं, कमियां भी आप लोग को बताना है, इसमें क्या समावेश भी हो सकता है। 1886 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बदलाव लाया गया। इस तरह भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 है। स्वतंत्रता के बाद यह भाषण प्रतियोगिता के लिए एक नियम लागू किया गया, जिससे बहुत से कार्यक्रम बदले गए। कक्षा 10वीं से 12वीं बालिका व्यवस्थाओं को रखने के लिए 3 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या की व्यवस्था की जा रही है, जिससे यह नियमित होता है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे को कोई नियम लागू नहीं किया जाएगा। परमादरणीय निर्णायक मंडल और यहाँ उपस्थित सभी वॉलंटियर को मेरा जय हिंद। मैं श्रवण गुप्ता, शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय मानवनगर से, और आज के भाषण का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और युवा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से यह था कि जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें युवाओं को रुचि के अनुसार कार्य दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले भविष्य में युवाओं को जिस विषय से रुचि है वो उसको आगे बढ़ाया जा सके। और इससे यह लाभ होगा कि जो हमारे युवा हैं वो अपने विषय में जिनको रुचि है उसी के अनुसार कार्य करेंगे, जिससे हमारा देश परस्पर विकास की ओर कार्य करेगा। जैसे किसी विषय में पहले स्ट्रीम के अनुसार पढ़ाई होता था, लेकिन अब स्ट्रीम के बंधन से मुक्त कर दिया गया है। जैसे किसी विज्ञान के विद्यार्थी को यदि कला में रुचि है या किसी को पेंटिंग में रुचि है, चाहे तो वो अपने इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। और देश की कुल जीडीपी का 6% शिक्षा में व्यय किया जाएगा। इससे हमारे देश को बहुत लाभ होने वाला है। और जो शिक्षा का मुख्य केंद्र है वो इसमें बालक रहेगा, और जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें शिक्षा का केंद्र बालक न रह करके शिक्षक होता था, उसी के अनुसार उसकी बातों को मानना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें बच्चों को बहुत ही लाभ होने वाला है। जैसे कि उनके कला में जो भी हुनर है, उनके अंदर छुपा हुआ हुनर है, वो सभी के सामने बाहर आएगा, जिससे कि हमारा देश परस्पर विकास की ओर आगे बढ़ाएगा। और जो विश्व गुरु का जो सपना है कि भारत एक विश्व गुरु बनकर सामने उभरे दुनिया के सामने, वो सपना जरूर साकार होगा। शिक्षा के विषय में नेल्सन मंडेला जी का कथन है कि शिक्षा एक ऐसा सशक्त हथियार है जिससे कि पूरे विश्व को जीता जा सकता है, और निश्चित ही यह कारगर होगा। और इसमें नई जो शिक्षा नीति है उसके संदर्भ में मेरा भी यही मत है कि ये जरूर एक दिन कारगर साबित होगी। और जो हमारा जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो वैसे साकार होगा कि जो युवा है
उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और जो नई शिक्षा नीति है उसको पूरा करने में यह पूरी हद तक अपना भूमिका निभाएगी। जैसे युवाओं को जिस विषय में रुचि है वो अपने रुचि के अनुसार कार्य करेंगे तो उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। बौद्धिक क्षमता का विकास होने से तथ्यों के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, जिससे कि वो अपने निर्णय में परस्पर भूमिका दे पाएंगे और आगे जो स्ट्रीम का जो विषय था उससे उनको मुक्ति मिलने से यह फायदा होगा कि शिक्षा को बंधन में न रख करके बंधन से मुक्त करके दिया जाएगा, जिससे यदि कोई विज्ञान का विद्यार्थी है तो गणित के विषयों को आसानी से पढ़ सकता है, यदि किसी का इतिहास में इंटरेस्ट है तो इतिहास को पढ़ सकता है, जिससे किसी का अंदर जो भीतर काला छुपा हुआ है वो परस्पर बाहर निखर करके सामने आएगा। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वस्तुएं तथा विषय होते हैं जैसे कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, कोडिंग, ये सब, इन सबों को शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ हमने अभी जैसा अपने टॉपिक को देखा युवा के जीवन में सबसे बड़ा समस्या चुनौती तब आता है जब वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाता है और पैसे के अभाव में वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। लेकिन हमारी इस नई शिक्षा नीति में एक चीज और शामिल है जो कि है वोकेशनल कोर्सेज। अगर आप व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करते हैं, साथ ही साथ अगर आप उसमें उसकी कौशल को ग्रहण करते हैं तो आप अपनी जो खर्च होते हैं उनको वहन करने में आप सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं मैकेनिक। हमने अपने आसपास ये युवाओं का देश है। मैंने आप लोगों से कुछ कहा। नमस्कार, कृपया आवाज नहीं आ रहा है? नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद। अभी तो लगा युवाओं का देश है। तो आइए मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ चर्चा करता हूँ। मैं कुछ ज्यादा दूर तो जाऊंगा नहीं, जो अपने इर्द गिर्द में जो गांव है जैसे रामानुजगंज हो गए, जैसे पिछले कुछ सालों में देखे, जैसे अपने माता पिता के समय में देखे तो उस समय उतना शिक्षा का माहौल नहीं था। लोग पढ़ने की कठिनाई हुआ करती थी। जैसे लोगों को पढ़ने का इच्छुक रहता था पर उस तरीके का उन्हें व्यवस्था नहीं दी जाती थी। जैसे जैसे हम आगे आते गए वैसे वैसे हम सभी को एक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था दी है। जैसे हमारे रामचंद्रपुर में कॉलेज नहीं थी। कॉलेज की स्थापना हमारे रामचंद्रपुर में सन 2013 में हुई। इसके पश्चात जैसे लोग 12वीं तक वहाँ पे पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई करने के बाद लोग जो वहाँ के विद्यार्थी थे उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता था, क्योंकि जो ये क्षेत्र है ये गरीब क्षेत्र है। यहाँ से बिलोंग करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, इसके आगे कैसे जाए, क्योंकि पैसे की कमी होने की वजह से लोग अपने गांव को छोड़ नहीं पाते। इससे शिक्षा से ये फायदा हो रहा है, जैसे हमारे रामचंद्रपुर में कॉलेज की स्थापना हुई तो वहाँ पे जो बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे वो उसी महाविद्यालय में अपने एडमिशन करा के खुद वहाँ पे पढ़ने लगे। और जो युवाओं का देश है, ये युवा जो है देश के भविष्य है। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। निर्णायक गण, विभिन्न महाविद्यालय से आए हुए प्रतिभागी एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार। मैं प्रथम पैरा अरुण प्रताप सिंह देव शासकीय महाविद्यालय संथरगढ़ से कक्षा बीएससी प्रथम वर्ष से। आज का मेरा विषय है भारत की नई शिक्षा नीति। इस पर मुझे भाषण देना है। मैं आप लोगों के समक्ष जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से मैं आप लोगों के समक्ष इसका विश्लेषण करना चाहूंगा और पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा। भारत की शिक्षा नीति पहले तो 10+2 पर बेस्ड थी, जो आज 5+3+3+4 पर आधारित है। इस पर मैं विश्लेषण करना चाहूंगा। जो शुरुआत के 5 साल होते हैं उसमें से 3 साल हमारा जो हो जाएगा प्राइमरी, इसमें आंगनबाड़ी में पढ़ाई होगा। इसमें बच्चों को जो है खेलकूद के माध्यम से एवं छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से उन्हें एक अच्छी नॉलेज प्रदान किए जाएंगे, जिससे
उन्हें विद्यालय आने में ललक और चाहत जो है बढ़ेगी। इसके साथ 2 वर्ष की जो है उन्हें फर्स्ट और सेकेंड, पहली और सेकेंड दूसरी कक्षा में भेजी जाएंगी, जिन्हें उन्हें और खेल कूद के माध्यम से एवं थोड़ी बहुत जानकारी के द्वारा उन्हें सिखाया जाएगा। यहाँ पर सभा में उपस्थित मुख्य निर्णायक मंडल एवं प्रोफेसरगण एवं हमारे सीनियर्स एंड जूनियर्स सभी को गुड मॉर्निंग। आज का मेरा विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और युवा। शिक्षा नीति देश आजादी से ही नई नई प्रकार से लागू की गई और दिन प्रतिदिन इसको बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई काम किए गए, जिसमें इस नई शिक्षा नीति को लाया गया है 2020 में। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य बिंदुओं पर मैं विश्लेषण करना चाहूंगा कि इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहला स्तर जो बनाया गया है सभी को देख करके बनाया गया है, जिसमें प्रारंभिक स्तर की बात करें तो बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें उनकी शारीरिक विकास, खेलकूद की बात कही गई है। फिर उसके बाद हम इसका विश्लेषण करें तो इसमें भाषाएं आधारित ज्ञान का बात कही गई है, क्योंकि बच्चे अपने संस्कार को भूलते जाते हैं। प्रारंभिक स्तर से यदि उनको भाषाई का ज्ञान ना हो तो अपने संस्कार को धारण नहीं कर पाते, इसलिए भाषा पर विशेष जोर दिया गया है। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा का जोर दिया गया है, जिसमें बच्चे उस भाषा आधारित ज्ञान को सीख करके अपने संस्कार को अच्छा बनाएं, जो समाज के लिए कारगर साबित होगा। इसमें हम आगे देखें तो उच्च शिक्षा में बात कही गई है कि हर एक बच्चे को प्राचीन भाषा का एक विषय चयनित करना है। बच्चों पर जोर नहीं दिया जाएगा, वो कोई भी भाषा को चयन कर लेगा, पर भारतीय संस्कृति की प्राचीन भाषा होनी चाहिए। प्राचीन भाषा से जोड़ने का उद्देश्य यह है कि जब बच्चा प्राचीन भाषा को जानेगा तो अपने भारत की प्राचीन संस्कृति से जुड़ सकेगा। आज युवा दिन प्रतिदिन अपने प्राचीन संस्कृति से दूर हटते जा रहे हैं, अपने संस्कृति को भूल जा रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने भारत की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्राचीन संस्कृति को पुनर्निर्माण की दिशा में उसमें एक प्राचीन भाषाओं का भी समावेशन किया है, जो एक अनिवार्य है, जो हर एक युवा को उसको ग्रहण करना है, जो युवा के समाज के आगे विकास में कारगर साबित होगा। और नई शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें एक और विश्लेषण की बात यह है कि इसमें हम अपने एसटी एससी जो हमारे आज हमारा छत्तीसगढ़ 60-70% एसटी एससी वर्ग है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनके प्लेटफॉर्म को देखते हुए इस नई शिक्षा नीति में कुछ कमियां हैं, क्योंकि एसटी एससी वर्ग के बच्चों के अंदर में विचारने की क्षमता उतना ज्यादा नहीं होती है, सोचने की क्षमता नहीं होती है। उनको एक अलग प्लेटफॉर्म की दिशा देना आवश्यक है शिक्षा नीति में, तब वो बच्चा विचार कर पाएगा, अपने हर एक क्षेत्र में जुड़ पाएगा। क्योंकि गांव देहात में बच्चे रहते हैं, उनके पास इतना विकास नहीं होता है कि अपने बुद्धि को हर एक क्षेत्र में देख सके, जो कि शिक्षा नीति को केवल रूरल एरिया तक ही सीमित कर दिया गया है कि ताकि रूरल एरिया के ही बच्चे सोच समझ करके अपना निर्णय करें। उनका ध्यान की अभाव रखा गया है और इसमें परख शक्ति की बात की गई है नई शिक्षा नीति में। अभी आने वाले युवाओं में डिसीजन पावर बहुत कम हो रही है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे, परख नहीं पा रहे स्वयं की स्थिति को कि मेरी स्थिति क्या है, मैं क्या करना चाहूंगा। तो नई शिक्षा नीति में एक पहल की गई है कि हम राष्ट्रीय परख नीति का आवेदन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय परख कंपनी होगा जहां पे सभी बच्चे जाकर के अपना काउंसलिंग कराएंगे कि मैं किस क्षेत्र के लिए, किस रोजगार के लिए मैं योग्य बना हूं, उस पर स्टूडेंट भी नहीं है। आप किस्मत कॉलेज में प्राचार्य के पद पर सुशोभित हैं। विशेष कार्यक्रम अधिकारी शासकीय महाविद्यालय सरावा के प्रोफेसर से आग्रह करूंगा व्यायाम कौशल कहें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी प्रकाश डालें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और युवा, इस पर सबसे पहले तो जितने भी प्रतिभागी भाग मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एनएसएस क्लब को जैसे किसी भी विषय पर सामने आकर बोलना ये बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों ने यहाँ आकर भाग लिया, अपना
जो कौशल था उसको दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जैसे इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बेसिक चीज को बताना था आप लोगों को कि ये कब लागू हुआ। और जैसे पिछला जो था, आप सभी को पता है कि 1986 में आया था, इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद आया है अभी 29 जुलाई 2020 को, है ना। तो जैसे जो नई शिक्षा नीति है, कहीं ना कहीं जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में शायद सफल नहीं हो पा रही थी, इसलिए नई शिक्षा नीति बनी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो नई शिक्षा नीति है वो युवाओं को रोजगार परक शिक्षा दे, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, है ना। पहले जो शिक्षा नीति थी वो थी बाल शिक्षा केंद्रित, और वर्तमान में जो है वो बाल केंद्रित, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सीखने का अवसर मिले। जैसे अभी सभी का काउंट किया गया है, अभी नंबर तो नहीं बताया गया है, तो इसके बाद बताया जाएगा। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जो लोग यहाँ भाग लें। धन्यवाद।